जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है रेलवे में एनटीपीसी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका जो होता है एग्ज़ाम में जो आया है अभी 2025 में, उसमें कुछ शिफ्ट बाय शिफ्ट का एक आध दो क्वेश्चन जो होता है उसको हम इसमें लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होती है? आपका रक्ताल्पता रोग जो होती है आपका जो होता है किसकी कमी से होती है? हीमोग्लोबिन की, आयोडीन की, विटामिन सी की, विटामिन डी। तो रक्ताल्पता जो होता है कि आपका जो होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसकी कमी से होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? आपका लोहा रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, जिसको हम लोग सूत्र होता है एफी। ये जो होता है एफी जो होता है कि आपका जो होता है कि सूत्र होता है किसका? लोहा का। हीमोग्लोबिन एक कहाँ पाया जाता है? तो आपका आरबीसी। आरबीसी एक ब्लड है, सेल है, आपका आरबीसी ब्लड सेल है। इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आपका लोहा। तो इसके कमी से जो होता है, अगर लोहे की कमी हो जाता है तो आपका ये बीमारी देखने को मिलेगा। और आयोडीन, आयोडीन की बीमारी जो होता है, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी हो जाएगा? आयोडीन की कमी से जो होता है आपका घेंघा नामक जो होता है क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका अस्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है? अस्कर्वी, जो मसूड़े में जो होता है ब्लड जो चलता है वो इसी बीमारी के कारण होता है। और आपका विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है जिसके कमी से रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। क्या होती है? रिकेट्स नाम के एक बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? अब कहता है कि यहाँ द्विकोष्ठीय जो होता है हृदय वाला कौन सा जो होता है कि जीव है? मेढक है कि खरगोश है कि मछली है कि बंदर है? आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है कि द्विकोष्ठीय जीव जो होता है आपका कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी मछली। जैसे ये आपका हृदय है तो हृदय में जो होता है कि 4 चैम्बर होते हैं। ये कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। किसी के हृदय में 2 ही चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही चैम्बर होते हैं। किसी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। तो इस तरह से पूछा गया है कि द्विकोष्ठीय मतलब द्वि जो होता है कि चैम्बर वाला कौन सा जीव है? तो मछली में जो होते हैं कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। मेढक आपका ये आपका 4 चैम्बर होता है। खरगोश में 4 चैम्बर होता है। और बंदर में क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वो है। अब कहता है कि एक पोषक तत्व है जिसकी उच्च सेवन, अधिक सेवन करने से वहाँ पे रक्तचाप क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कौन सा पोषक तत्व है? आपका फास्फोरस है कि पोटेशियम है कि सोडियम है कि आपका सल्फर है? तो उच्च रक्तचाप बढ़ने का मुख्य कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम। क्या होता है? सोडियम की मात्रा अगर अधिक लीजिएगा, अगर सोडियम की मात्रा का जो होता सेवन अधिक कीजिएगा तो आपको रक्तचाप का खतरा बढ़ जाएगा। और सोडियम ज़्यादातर मुख्य रूप से आपका नमक से ज़्यादातर मिलता है। किससे मिल जाएगा? मनुष्य जो होता है नमक के माध्यम से सोडियम जो होता है ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, जिसको NaCl बोलते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? नमक है। इस नमक से हमें प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाता है? Na सोडियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोडियम मिल जाता है। अब कहता है कि रक्तचाप में जो होता है कि नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल जो होता है रक्तचाप आपका 120 बाई क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? 120 बाई 80। अगर इससे अधिक होता है तो रक्तचाप क्या होती है? ऊँच हो जाती है। और रक्तचाप बढ़ने से ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है। आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी परिवर्तन जब हम करेंगे तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे कि जंग लगना बोलेंगे कि यश लेपन बोलेंगे? तो यहाँ पे जो होता है कि जब कोई भी पदार्थ में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है तो वह जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए। जैसे जल जो होता है आपका, जल जो होता है कि मान लीजिए इसको जो होता है कि हम जो होता है कि ठंडा करेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो किस में बन जाएगा? बर्फ़ में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? बर्फ़ में। तो जल से ये ठोस में, देखिए ये आपका द्रव है। क्या है? द्रव है।
और एक क्या हो गया, ठोस हो गया। आपका द्रव से ठोस में तो बन गया, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर हम जो होता है कि 0 डिग्री से ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, 0 डिग्री से ऊपर करेंगे तो यह बर्फ पुनः जो होता है आपका किस रूप में बदल जाएगा, जल के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह का जो होता है कि परिवर्तन जो देखने को मिलता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब अगर एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में कि वैसे पदार्थ जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उससे उसी अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि चावल जो होता है, चावल को हम लोग क्या कर दिए, पकाएं। चावल को पकाने के बाद हो जाता है भात बन जाता है। क्या होता है, पका हुआ जो होता है कि भात इसको बोलते हैं, पका हुआ चावल बोलेंगे। तो यह पुनः जो होता है सोचेगा कि इसको जो हम चावल में कन्वर्ट कर दें तो नहीं होगा। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, और जलता हुआ मोमबत्ती जो होता है वो जल रहा है, अगर जलने के बाद पुनः सोचे कि हम एक नया मोमबत्ती उसी से वापस बना लें तो नहीं बनेगा। तो ये जो होता है आपका कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जलता हुआ मोमबत्ती में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक जलता मोमबत्ती जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन है, जबकि आपका पिघलता हुआ मोमबत्ती, पिघलता हुआ जो होता है कि मोम जो होता है, पिघलता हुआ मोम पूछेगा तो आपका ये भौतिक है। क्यों भौतिक है, क्यों भौतिक इसलिए है क्योंकि जब पिघलेगा तो द्रव अवस्था में आएगा, जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो पुनः जो होता है आपका मोम के रूप में बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा, मोम के रूप में। लेकिन जो जल रहा है उसको हम पुनः जो होता है कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोमबत्ती में जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से, जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो किस पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। जब कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो होता है, जब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो होता है किसका हम लिए हैं, कॉपर का लिए हैं, Cu का लिए हैं, और इसमें जो जलीय विलयन है वो जलीय विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं CuSO4। क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जब इसको विद्युत अपघटन कराएंगे तो विद्युत अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे जो होता है आपका एक कैथोड है। क्या है, एक कैथोड है। क्या होता है, कैथोड है। कैथोड है, क्या होता है, कैथोड। एक जो होता है आपका एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। कैथोड होता है कि आपका माइनस होता है, और एनोड क्या होता है आपका प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर जब ये जो होता है इलेक्ट्रिक में प्रभावित करेंगे तो ये दोनों टूट जाएगा, Cu प्लस हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। और इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा और एक कॉपर जो होता है आपका धातु रहेगा। तो ये कॉपर धातु जो होता है आपका जो होता है किस पे जो होता है कि कैथोड पे चल जाएगा। किस पे चल जाएगा, कैथोड पे। क्योंकि देखिए अट्रैक्शन जब भी होता है तो एक विपरीत जातीय के बीच होता है। जब माइनस आपका माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस है और कॉपर आपका क्या है, प्लस है। तो ये आपका जो तो कॉपर किस पे चल जाएगा, कैथोड पे चल जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो होता है आपका किस पे होता है कि माइनस में होता है। तो ये जो होता है आपका किस पे चल जाएगा, एनोड पे चल जाएगा। किस पे चल जाएगा, एनोड पे। तो वही कहा था ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कैथोड पर आपका कॉपर जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन जाएगा। क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध का गर्म किया जाता है। पाश्चुकरण जो होता है कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो होता है कि दूध का, जैसे डेयरी दूध, आपका जो ओस्मान दूध, ये सब जो तो दूध बनाते हैं वो बहुत दिनों तक टिकता है। तो उसके कारण क्या है कि उसको हाई टेम्परेचर पर उसको कम समय में जो होता है कि उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो उसमें उसके अंदर के जितने भी जो कीटाणु जो होते हैं वो सभी के सभी कीटाणु क्या करती है, मर जाती है। और उसके बाद उसको जो होता है पैक करके बाजार में जो होता है उससे सेल किया जाता है। तो कहता है कि वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होता है, पाश्चुकरण होता है। क्या होता है, पाश्चुकरण। तो पाश्चुकरण की प्रक्रिया में कितना डिग्री सेल्सियस पर जो होता है कि हम गर्म करते हैं, तो हम जो होता है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जो होता है जब हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर के टोटल कीटाणु जो होते हैं क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। जब नवजात शिशु कहने का मतलब होता है कि जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है, जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है उससे हम कहते हैं नवजात शिशु। एक टीका होता है जिसका नाम है BCG, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका BCG का, इसका जो होता है यहीं पर ऊपर में लिख देते हैं, BCG का जो होता है फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट, सब वैज्ञानिक का नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन,
यदि इन सभी के सभी साइंटिस्ट हैं, तीन जो मिलकर जो होता है आपका BCG का टीका खोजते हैं, इसीलिए जो होता है इसका नाम रखा गया बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। ये जो होता है फुल फॉर्म होता है और सभी के सभी क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। तो यह BCG का टीका जो होता है नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह कि 7 दिन कि जन्म के तुरंत बाद कि 48 दिन? तो BCG का टीका जो होता है जन्म के तुरंत बाद जो होता है लगवाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और यह टीका कारगर कब तक साबित होता है? आपका 24 घंटा के अंदर तक इसे क्या करना है, लगवा लेना चाहिए, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्री होता है, 2 बीजपत्री होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मक्का कहेंगे कि पैफियोमेडिलम बोलते हैं कि घास बोलते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे बोलते हैं? तो कहता है कि देखिए पौधे जो होते हैं कि बीज के आधार पर, पौधे जो होते हैं बीज के आधार पर हम इससे 2 वर्गों में बांट देते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक को बोलते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और दूसरे को बोलते हैं द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। इसको बोलते हैं मोनोकोट, इसको बोलेंगे मोनोकोट, और इसको बोलेंगे डाइकोट बोलते हैं। क्या होता है? मोनोकोट, डाइकोट इंग्लिश में बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि मोनो मतलब कि वैसे बीज जिसमें जो होता है उसको तोड़ने पे सिर्फ एक ही भाग जो होता है कि दिखेगा, एक ही कितनों उसको तोड़िएगा तो बराबर 2 भागों में विभक्त नहीं होगा, तो उससे हम जो होता है कि एक बीजपत्रीय कहते हैं। अब द्विबीजपत्रीय में जो होता है कि जब उसको जो होता है छिलका हटाएंगे ना सीड्स का, बीज का, तो वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्रीय बोलेंगे। जैसे आप एक चना देखे होंगे, चना जो होता है, चना का जो होता है कि आप छिलका हटाइएगा या तो चना का जब हम दाल बनाते हैं तो 2 भागों में क्या करते हैं? टूट जाता है, और दोनों का आकृति क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। इसलिए इससे हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्रीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विबीज। जैसे मसूर, मसूर है, मसूर भी कौन सा पौधा है? आपका द्विबीजपत्रीय है, क्योंकि इसमें भी 2 तरह की दालें निकलती हैं। लेकिन एक मक्का, मक्का जो होता है, मक्का को आप तोड़िएगा तो मक्का को तोड़ने के बाद या तो उसको डालने के बाद वो जो होता है 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा में नहीं टूटता है, वो बहुत सारा पिसा जाएगा या तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में वो क्या करती है? टूट जाती है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? एक बीजपत्रीय। जैसे आपका गेहूँ, गेहूँ भी जो होता है आपका क्या है? एक बीजपत्रीय है। तो एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो होता है आवृत्ति बीजपत्री जिसके बीच में 2 बीजपत्रीय है, उससे हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्रीय पौधा क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्विबीजपत्रीय पौधा। 2,4-D है, ये कहता है 2,4-D क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना है। एक खरपतवार नाशक है कि चूहा नाशक है कि रासायनिक खाद है कि नई किस्म का बीज है? तो 2,4-D जो होता है एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। क्या है? खरपतवार नाशक है जो चौड़ी पट्टी वाले चौड़ी पत्ती वाले को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। एक जो होता है ये आपका कीटनाशक है। इस कीटनाशक का पूरा नाम होता है आपका, इसका नाम होता है आपका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो होता है आपका फुल फॉर्म होता है 2,4-D का। तो आपसे पूछ देगा कि 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। यह एक प्रकार का कीटनाशक है आपका जो होता है कि खरपतवार को जो होता है कि समाप्त करने वाला है। और यह किस प्रकार की खरपतवार होती है? चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उसको यह क्या करती है? समाप्त कर देती है। किस प्रकार के अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो होता है पैदा होता है? वह हानिकारक विकिरण किस प्रकार की अभिक्रिया में होती है? कि संलयन अभिक्रिया, कि विखंडन अभिक्रिया, कि रासायनिक अभिक्रिया, कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? तो सबसे अधिक जो होता है हानिकारक विकिरणें जो होती है कि वो जो पैदा करती है वो विखंडन अभिक्रिया से होती है, ऑप्शन नंबर बी। यह विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है आपका जो होता है परमाणु बम। परमाणु जो बम जो होती है, परमाणु बम जो होता है
ये आपका जो होता है इसी जो होता है कि अभिक्रिया पे आपका निर्धारित है, किस पे है, विखंडन पे। अब विखंडन जैसी परमाणु बम होता है तो इसमें अनेक प्रकार के जो होते हैं कि हानिकारक जो होते हैं कि किरणें जो होती हैं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा शरीर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो होता है कि हानिकारक विकिरण कहाँ से निकलेगा, आपका विखंडन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल पूछेगा तो परमाणु बम होता है। अब एक होता है संलयन अभिक्रिया। तो एक होता है आपका संलयन अभिक्रिया। तो संलयन अभिक्रिया जैसे सूर्य का जो होता है कि प्रकाश जो होता है जो उत्पन्न हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो आपका किस अभिक्रिया से हो रही है, संलयन से होती है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है आपस में अभिक्रिया करके जो होता है अत्यधिक मात्रा में जो होता है प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसमें प्रकाश अत्यधिक जो होता है कि उत्पन्न होगा तो किस में होगा, संलयन में। लेकिन सबसे हानिकारक विकिरण जो पैदा करेगा वो किस में हो जाएगा, विखंडन में हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।